व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा डर न तो अमेरिकी मिसाइल है और न ही जर्मन टैंक। उनका असली दुस्वप्न युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि आम जिंदगी के किनारे पर पनपता है। वर्षों तक भय, सेंसरशिप और दुष्प्रचार के त्रिकोण से दबे रहने के बाद वे ईमानदार जवाब और रूसियों के भीतर की भावनाएं अब चुप रहने का विकल्प नहीं चुन रही हैं। हर विरोध, हर प्रतिक्रिया क्रेमलिन की दीवारों से गूंजती हुई विद्रोह की एक खामोश लेकिन जबरदस्त प्रतिध्वनि में बदल जाती है। अब 14.3 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल राष्ट्र के 8 करोड़ लोग अपने नेता के युद्ध में विश्वास नहीं रखते। वे शांति चाहते हैं और पुतिन और उनके रूस से मुंह मोड़ रहे हैं। अगस्त 2025 में स्वतंत्र लेवाड़ा सेंटर द्वारा प्रकाशित एक व्यापक सर्वेक्षण ने इस रवैये को स्पष्ट रूप से उजागर किया। रिकॉर्ड 66% रूसी जनता का मानना है कि कीव के साथ शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए। रूसी युवा अब सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर एक स्वर में यह नारा लगा रहे हैं, मानो विद्रोह का संकल्प ले रहे हों। सेंट पीटर्सबर्ग में ही नहीं बल्कि मॉस्को में भी प्रतिक्रियाएं बढ़ रही हैं। 8 अक्टूबर 2025 को जनता ने रूसी सेंट्रल बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपंजीकृत अन्य रूस पार्टी के सदस्य थे। अपंजीकृत अन्य रूस पार्टी की यह कार्रवाई कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि आर्थिक तोड़फोड़ का एक घोषणा पत्र थी। सड़कों से आई पहली तस्वीरों से पता चला कि देश को तबाह कर रही मुद्रास्फीति की चीखें मुट्ठी भर बहादुर लोगों के गुस्से से कहीं ज्यादा थीं, और सेंट्रल बैंक जैसे प्रतीकात्मक लक्ष्य को चुनने का मतलब था कि उनका संदेश सीधे क्रेमलिन के शीर्ष पर बैठे आर्थिक टेक्नोक्रेट्स और खुद पुतिन से लक्षित था। रूस में होने वाला हर विरोध प्रदर्शन एक जैसा नहीं होता। विद्रोह की चिंगारी कहां भड़कती है, यह विद्रोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दागिस्तान के एक पहाड़ी गांव में सैन्य भर्ती कार्यालय पर धावा बोलने वाली उग्र भीड़ एक क्षेत्रीय समस्या है जिसे क्रेमलिन संभाल सकता है, अलग थलग कर सकता है और जरूरत पड़ने पर क्रूरता से दबा भी सकता है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हाल ही में हुई ये कार्रवाइयां सिर्फ मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं हैं, वे एक आघात की मूक प्रतिध्वनि भी हैं। वास्तव में 58% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने युद्ध के प्रभाव को सीधे तौर पर महसूस किया है। सर्वेक्षण में शामिल केवल 27% लोगों का मानना है कि मॉस्को को यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यह समर्थन का सबसे निचला स्तर है। रिकॉर्ड 66% बहुमत का मानना है कि कीव के साथ शांति वार्ता शुरू होनी चाहिए। 10 में से 3 लोगों ने लड़ाई में अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को खोया है। लगभग इतने ही लोगों का कहना है कि परिवार का कोई सदस्य या करीबी दोस्त अभी भी मोर्चे पर है। ये आंकड़े बताते हैं कि युद्ध अब सिर्फ खबरों में ही नहीं बल्कि घरों में, खाने की मेजों पर और यादों में भी जिया जा रहा है। सर्वेक्षण के नतीजे यह भी बताते हैं कि जनता का समर्थन कौन और कैसे तय करता है। शांति वार्ता के लिए सबसे ज्यादा समर्थन महिलाओं और 24 साल से कम उम्र के युवाओं में देखा जा रहा है। 73% ग्रामीण निवासी इस बात से सहमत हैं कि युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। पुतिन के राष्ट्रपति पद को अस्वीकार करने वालों में यह आंकड़ा 82% के भारी बहुमत तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सूचना तक पहुंच और मीडिया का उपयोग युद्ध की धारणाओं में निर्णायक कारक बन गए हैं। जिन प्रतिभागियों ने पारंपरिक सरकारी टेलीविजन से मुंह मोड़ लिया है और यूट्यूब तथा स्वतंत्र डिजिटल मीडिया से समाचार प्राप्त करते हैं, उनमें शांति की मांग कहीं अधिक प्रबल है। यह समूह जो सरकार के आधिकारिक कथन को स्वीकार नहीं करता, उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो मानते हैं कि रूस गलत दिशा में जा रहा है। इसके विपरीत युद्ध जारी रहने की चाह रखने वाला वर्ग छोटा और ज्यादा स्पष्ट है। 38% पुरुष प्रतिभागी 55 वर्ष से अधिक आयु के, 35% रूसी, 47% मॉस्को निवासी और पुतिन का समर्थन करने वाले 30% लोग मानते हैं कि संघर्ष जारी रहना चाहिए। हालांकि सरकारी टेलीविजन दर्शकों के बीच यह समर्थन अपेक्षाकृत ज्यादा है, फिर भी ये आंकड़े बताते हैं कि क्रेमलिन की पूरी तरह से नियंत्रित मीडिया शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध समाप्त करने के इच्छुक लोग अब चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर बोलने लगे हैं। इस बदलाव को और तेज करने वाली बात यह थी कि युद्ध अब केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा बल्कि रूस के अपने घर, उसके अपने शहरों तक पहुंच गया। मॉस्को के आसमान में उड़ते यूक्रेनी ड्रोन, बेलगोरोड में रोजाना बजते सायरन, तेल रिफाइनरियों में आग लगने से पेट्रोल की कतारें
और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश भर के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में एक एक करके लौटते जंग के ताबूत। ये सभी वास्तविकता के हजारों छोटे छोटे क्षण थे जिन्होंने प्रचार के चटकीले रंगों को मिटाकर युद्ध की ठंडी धूसर सच्चाई को उजागर कर दिया। लोगों ने युद्ध के लाभों का नहीं, बल्कि अपने जीवन में, अपनी सड़कों पर और अपने परिवारों में उसके सीधे नुकसान का अनुभव करना शुरू कर दिया था। और उस क्षण उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। शांति की ओर लोगों के इस शक्तिशाली रुख के पीछे दो बुनियादी डर छिपे थे जो हर घर पर एक बुरे सपने की तरह मंडरा रहे थे। लामबंदी का डर और गरीबी का डर। लामबंदी अब सिर्फ एक संभावना नहीं रह गई है, यह एक ठोस मूर्त दुस्वप्न बन गया है। इस डर की जड़ों को समझने और यह समझने के लिए कि लामबंदी की अगली लहर एक आंतरिक विस्फोट को कैसे जन्म दे सकती है, हमें 2022 की शरद ऋतु के भीषण सामाजिक आघात और उसके खूनी परिणामों को याद करना होगा। जब पुतिन ने उस समय आंशिक लामबंदी की घोषणा की थी, तो इस फैसले ने रूसी समाज में खलबली मचा दी थी। यह एक दर्दनाक याद दिलाने वाला था कि युद्ध अब सिर्फ पेशेवर सैनिकों और स्वयंसेवकों का काम नहीं रहा, बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी किसी भी समय इसका दरवाजा खटखटाया जा सकता था। आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि 3 रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा। हालांकि यह आंकड़ा उस सामाजिक उथल पुथल के वास्तविक पैमाने को दर्शाने के लिए बहुत कम था। 3 लाख की इस संख्या का मतलब था कि जिन लोगों को बुलाया गया था, उनके जीवन साथी, बच्चों और माता पिता को मिलाकर कम से कम 10 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। रातों रात लाखों परिवारों को पिता, पति या बेटे के बिना रह जाने का डर सताने लगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला पुतिन शासन और उसकी जनता के बीच के मौन सामाजिक अनुबंध को एक तरफा तौर पर तोड़ रहा था। अनुबंध में कहा गया था, राजनीति में मत पड़ो, मैं तुम्हें स्थिरता प्रदान करूंगा। लेकिन अब स्थिरता के उस वादे के बदले में राज्य लोगों की सबसे मूल्यवान संपत्ति, उनकी जान मांग रहा था। इस विश्वासघात के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया आधुनिक रूसी इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक पलायन था। लामबंदी की घोषणा के बाद के हफ्तों में अनुमानतः 7 से 10 लाख रूसी नागरिक, जिनमें से ज्यादातर सैन्य सेवा आयु के पुरुष थे, देश छोड़कर चले गए। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद से यह प्रवास की सबसे बड़ी लहर थी। कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और तुर्की की सीमा चौकियों पर वाहनों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं। हवाई जहाज के टिकट काले बाजार में बिक रहे थे। लोग अपनी जिंदगी, नौकरी और परिवार छोड़कर सिर्फ एक बैग लेकर अनिश्चित भविष्य की ओर भाग रहे थे। यह कोई साधारण पलायन का मामला नहीं था। यह देश का सबसे शिक्षित और सबसे उत्पादक वर्ग था जो अपने ही राज्य के खिलाफ वोट दे रहा था। लेकिन उन लोगों का क्या जो बच नहीं पाए? उन 3 लामबंद सैनिकों का क्या हुआ? उनका हश्र आज एक नए लामबंदी के डर को और गहरा कर रहा है। इन लोगों को कुछ हफ्तों, कभी कभी तो कुछ दिनों के सांकेतिक प्रशिक्षण के बाद जंग लगे हथियारों और अपर्याप्त उपकरणों के साथ यूक्रेन के सबसे खूनी मोर्चों पर मानव लहरों की तरह भेज दिया गया। उनका लक्ष्य यूक्रेन की प्रगति को रोकना नहीं था, बल्कि उसे धीमा करना था ताकि वे अपनी जान बचा सकें। नतीजा एक व्यापक नरसंहार था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और सैन्य विश्लेषकों के अनुमानों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए रूसी सैनिकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है, और इस भयावह संख्या का एक बड़ा हिस्सा उन अनुभवहीन और असहाय लोगों का है जिन्हें लामबंदी की इस पहली लहर में मोर्चे पर भेजा गया था। रूस में हर परिवार इस हकीकत से वाकिफ है। इंटरनेट सेंसरशिप के बावजूद वापस लौटते ताबूतों, अचिह्नित कब्रों और गुमशुदा लोगों के नोटिस की कहानियां टेलीग्राम चैनलों और स्थानीय मंचों पर मुंहज़बानी फैल रही हैं। अब हर परिवार जानता है कि लामबंदी का मसौदा राष्ट्रीय कर्तव्य का आह्वान नहीं है, बल्कि संभवतः मौत का एक तरफा टिकट है। इस समय क्रेमलिन खुद को अपने ही बनाए सैन्य और जनसांख्यिकीय जाल में फंसा हुआ पाता है। सेना को अग्रिम मोर्चे पर हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल नए रक्त की आवश्यकता है। हालांकि एक नई और व्यापक लामबंदी की घोषणा करने से 2022 की तुलना में सामाजिक विस्फोट का और भी बड़ा खतरा है। तो अगर पुतिन यह जोखिम उठाकर नई सेना की तैनाती की घोषणा भी कर दें, तो क्या इससे सेना की समस्याएं हल हो जाएंगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूसी सेना की समस्या अब सिर्फ सैनिकों की कमी नहीं, बल्कि गुणवत्ता और उपकरणों का कहीं गहरा संकट है। क्रेमलिन 3 या 5 और सैनिकों की भर्ती कर सकता है,
लेकिन इन नए सैनिकों को लैस करने के लिए आधुनिक उपकरण कहाँ हैं? रूस पहले ही यूक्रेन में हजारों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खो चुका है, जिससे उसे अपने 60 साल पुराने T-55 टैंकों को भी आधुनिक बनाकर मोर्चे पर भेजना पड़ रहा है। हजारों नए तैनात सैनिकों को वे सिर्फ पुरानी कलाशनिकोव और अपर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने वाले हेलमेट ही दे सकते हैं। इससे भी बड़ी समस्या प्रशिक्षण की है। आधुनिक युद्ध के लिए 3 नए सैनिकों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए हजारों अनुभवी गैर कमीशन अधिकारियों की आवश्यकता होती है। हालांकि रूसी सेना के सबसे अनुभवी सैनिक या तो युद्ध के शुरुआती महीनों में ही शहीद हो गए या वर्तमान में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं। इस विशाल समूह को प्रशिक्षित करने के लिए अब पर्याप्त संख्या में योग्य प्रशिक्षक नहीं बचे हैं। परिणाम स्वरूप लामबंदी की एक नई लहर रूस को उच्च युद्ध क्षमता वाली नई सेना नहीं देगी। इससे केवल एक ऐसी सेना का निर्माण होगा जो पहले से बड़ी होगी, कम सुसज्जित होगी, कम प्रशिक्षित होगी और यह जानते हुए कि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है, वह और भी क्रोधित होगी। यह कोई सैन्य समाधान नहीं बल्कि केवल राजनीतिक आत्महत्या है। इन तमाम रणनीतिक विश्लेषणों और आंकड़ों से परे लामबंदी का डर असल में रूस के लाखों परिवारों के रसोईघरों और घरों में महसूस किया जाता है। युद्ध अब सिर्फ टीवी पर दिखाया जाने वाला शो नहीं रहा। यह एक ऐसा दुःस्वप्न है जो किसी भी पल दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, एक ऐसी चिंता जो फोन की हर घंटी के साथ दिलों को धड़का देती है। इस मौन विद्रोह में माताएं और पत्नियां सबसे आगे हैं। वे अपने बेटों और पतियों को इस बेतुके युद्ध से बचाने के लिए एक अविश्वसनीय लड़ाई लड़ रही हैं। वे सोशल मीडिया पर गुप्त समूह बनाकर वास्तविक समय की जानकारी साझा करती हैं कि भर्ती अधिकारी किन इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वे सैन्य अधिकारों के वकीलों से सलाह लेते हैं, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी तो अपने बच्चों को अधिकारियों से छिपाने के लिए उन्हें एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। अपने बेटे को मोर्चे पर भेजे जाने से रोकने के लिए एक मां द्वारा किया गया हर कदम शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा का एक कृत्य है। और जब ये कृत्य लाखों बार दोहराए जाते हैं तो वे एक ऐसी ताकत का निर्माण करते हैं जो सबसे निरंकुश शासन को भी हिलाकर रख सकती है। यह स्थिति परिवारों में गहरे और दर्दनाक विभाजन को भी जन्म देती है। पुरानी पीढ़ी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर राष्ट्रीय कर्तव्य की बात करती है, जबकि युवा पीढ़ी इंटरनेट से युद्ध की वास्तविकता और स्वदेश लौटे दोस्तों द्वारा सुनाई गई डरावनी कहानियों से सीखकर इस बलिदान को निरर्थक मानती है। पारिवारिक भोज अब राजनीतिक बारूदी सुरंग में बदल गए हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि पीढ़ियों के बीच का संघर्ष भी है। दूसरा बड़ा डर आर्थिक संकट से उपजी विपत्ति है। यह युद्ध रूसी अर्थव्यवस्था को एक ब्लैक होल की तरह निगल रहा है, जहां एक ओर सरकार अपने सारे संसाधन टैंक और मिसाइल उत्पादन में लगा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों का दैनिक जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। पेंशन में 15% से भी ज्यादा की वास्तविक गिरावट लाखों बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन से वंचित कर रही है और उन्हें गरीबी के कगार पर धकेल रही है। बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि मध्यम वर्ग के बजट को भी हिला रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में सालाना 10.79% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि यह दर भी इससे होने वाले दर्द को नहीं छिपा पाती, क्योंकि आज लाखों रूसियों के लिए भोजन अब जरूरत नहीं बल्कि एक विलासिता बन गया है। ब्रेड, दूध, मक्खन और अंडे जैसी सबसे जरूरी चीजें भी अब पहुंच से बाहर हो गई हैं, खासकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों, एकल आय पर जीवन यापन करने वाले परिवारों और न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए। 2022 के अंत में जिस ब्रेड की कीमत 15 रूबल थी, उसकी कीमत अब 2025 के मध्य में 40 रूबल से ज्यादा हो जाएगी। पिछले साल से सिर्फ 1 किलो आलू की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। यह बढ़ोतरी अब संख्याओं में नहीं बल्कि मेज से छूटे हर निवाले में देखी जा रही है। खाने की एक साधारण प्लेट भी अब पहुंच से बाहर हो गई है। मांस, पनीर और दही जैसी चीजें लोगों को निराशा की ओर धकेल रही हैं, न सिर्फ उनकी ऊंची कीमतों की वजह से बल्कि इसलिए भी कि ये आसानी से मिल नहीं पाती। चेन स्टोर्स की अलमारियां हमेशा खाली रहती हैं। अंडों और सब्जियों जैसी चीजों की अचानक बढ़ती कीमतें महीने की शुरुआत में एक कम आय वाले परिवार के लिए थोड़ी सी राहत को कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। 4 लोगों के एक आम रूसी परिवार की कल्पना कीजिए। तनख्वाह आपके हाथों में पहुंचने से पहले ही बांटनी शुरू हो जाती है। पहला झटका आवास खर्च से लगता है। किराया, रखरखाव शुल्क, बिजली, प्राकृतिक गैस, पानी, अपशिष्ट कर। महीने के पहले दिन तक वेतन का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाता है। फिर बारी आती है रसोई की। बुनियादी खाद्य पदार्थों पर अब बजट का 35 से 40% खर्च होता है। जब मांस या दूध जैसे उत्पादों को जोड़ दिया जाए तो यह प्रतिशत 50% तक पहुंच जाता है। जिंदगी सिर्फ बिलों के बारे में नहीं है,
स्कूल खुलते हैं तो स्टेशनरी का खर्चा होता है, सर्दी आती है तो बच्चों के लिए नए जूते, अप्रत्याशित स्वास्थ्य सेवा लागत। इनमें से कोई भी विलासिता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये बजट में छेद पैदा करती हैं और ये छेद गरीबी के एक अटूट चक्र को बढ़ावा देते हैं। कुछ इलाकों में परिवार अपने बच्चों को नाश्ते में बासी ब्रेड के कुछ स्लाइस और बिना चीनी वाली चाय ही दे पाते हैं। पेंशन भोगी महीने के आखिरी दिन सिर्फ पानी और पास्ता पर गुजारने के लिए संघर्ष करते हैं। शहरों की गलियों में सुपरमार्केट के कूड़ेदानों में बचा हुआ खाना ढूंढते लोग अब अपवाद नहीं रहे। हर दिन ये और भी बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में बचत करना बस एक सपना है। अब बात सिर्फ कुछ अलग रखने की नहीं रह गई है, बस गुजारा करना ही एक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि एक भी अप्रत्याशित बिल पूरे बकाये को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होता है। समाधान खोजने के बजाय टालने की रणनीति जिंदगी का एक तरीका बन गई है। लोग क्रेडिट कार्ड किश्तों में खरीदारी और उपभोक्ता अरण का सहारा ले रहे हैं। आज का बोझ कल पर डालना जीवन रक्षा की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, कर्ज की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कर्ज चुकाना यानी मासिक किश्तों का भुगतान मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा बन गया है। जैसे जैसे यह नाजुक चक्र चलता रहता है, अपरिहार्य परिणाम सामने आते हैं। मध्यम वर्ग का क्षरण। जो परिवार कभी छुट्टियां, बचत और अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकते थे, वे अब साप्ताहिक छूट वाले कैटलॉग के हिसाब से अपनी जिंदगी की योजना बनाते हैं। यह सब दिखाता है कि असल में युद्ध की कीमत कौन चुका रहा है, और लोग अब अपनी गरीबी से इस युद्ध का खर्च नहीं उठाना चाहते। जब ये दोनों आशंकाएं एक साथ आती हैं, तो वे शासन के सबसे बड़े आधार यानी जन समर्थन को बुनियादी तौर पर कमजोर कर देती हैं। तो क्रेमलिन के लिए शांति की इस चाहत का क्या मतलब है? यह शासन के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है, क्योंकि जन समर्थन के बिना केवल दमन और भय के जरिए दीर्घकालिक युद्ध को जारी रखना असंभव है। पुतिन अब एक ऐसे नेता हैं जिनकी वैधता कमजोर हो गई है, क्योंकि वे अपने बहुसंख्यक लोगों के समर्थन पर नहीं, बल्कि केवल उनकी उदासीनता और भय पर निर्भर हैं। यह स्थिति क्रेमलिन के अंधेरे और निर्दयी गलियारों में नई और खतरनाक गतिशीलता को जन्म दे सकती है। ये चुनाव परिणाम क्रेमलिन के भीतर शांति गुट को मजबूत कर सकते हैं, जिसके अस्तित्व की चर्चा पहले ही हो चुकी है। टेक्नोक्रेट, कुलीन वर्ग और यहाँ तक कि सुरक्षा नौकरशाही के कुछ व्यावहारिक लोग, जो युद्ध की शुरुआत से ही मानते रहे हैं कि यह साहसिक कार्य रूस के लिए एक आपदा है, लेकिन पुतिन के प्रकोप के डर से चुप रहे, अब और भी साहसिक कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता का मौन बहुमत उनके साथ है। इससे पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट का खतरा पिछले 2 सालों में किसी भी समय से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अगर अभिजात वर्ग को यह एहसास हो जाए कि युद्ध जारी रखने की पुतिन की सनक न सिर्फ देश को, बल्कि उनकी अपनी संपत्ति और पद को भी बर्बाद कर देगी, तो वे पुतिन की बलि देने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस स्थिति पर पुतिन की प्रतिक्रिया अनुमानित है, और दमन और दुष्प्रचार और सफाई। लेकिन यह सिर्फ एक घबराहट भरी प्रतिक्रिया है जो उसके अपने पतन को और तेज कर देगी। जब कोई नेता अपनी बहुसंख्यक जनता की इच्छा के विरुद्ध लड़ने लगता है, तो अंततः वह युद्ध हार ही जाता है। अगर आप भी इस पतन की आहट सुने तो चुप न रहें। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। याद रखें, आपका हर शेयर ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में मदद करता है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।